नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौम्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है फिर से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था और उसमें आज क्लास संख्या 2 है। तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि हिंदी क्या होता है, हिंदी का साहित्य क्या होता है और इतिहास क्या होता है। हिंदी साहित्य और इतिहास तीनों की परिभाषाओं को हमने देख लिया है और पहली क्लास में इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर लिया है। आज की हमारी जो दूसरी क्लास है उस क्लास में हम बात करेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। आप देख पा रहे होंगे कि क्लास संख्या 2 है, सौम्या अकादमी का यूट्यूब चैनल है। हिंदी साहित्य का इतिहास हम स्टार्ट कर चुके थे, जो किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं, अगर वो हिंदी विषय से संबंधित है तो उन सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसको क्लास को आप अच्छे से देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। हर प्रकार का कंटेंट आपको मिलेगा, केवल आप विश्वास करिए हमारे ऊपर और हम आपके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इतिहास लेखन की बहुत सारी पद्धतियाँ रही हैं, लेकिन उनमें से 4 पद्धति महत्वपूर्ण रही है, वो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। हालांकि हम पढ़ते समय जानेंगे सभी पद्धति को, लेकिन विस्तार हम उन्हीं पद्धति के बारे में करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे पहली जो हमारी इतिहास की पद्धति, इतिहास लेखन की पद्धति है, उसमें कौन पद्धति है और उसके संबंधित लेखक कौन कौन से हैं, इस बात को हम समझते हैं। पहला हमारा है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, इसको हम समझते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला होता है, इंग्लिश वर्णमाला होता है, यानी अल्फाबेट्स होता है, तो उसमें जिस क्रम में अल्फाबेट आते हैं उसी क्रम में जो है, अगर उस क्रम में किसी भी लेखक का नाम आ रहा है तो वह शीर्ष पर रखा जाएगा, यानी कि उसको पहले रख दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर आपसे बात करें कि किसी बच्चे का नाम है रमेश, किसी बच्चे का नाम है रमेश, ठीक है, और किसी का नाम है दिनेश, किसी का दिनेश नाम है, और किसी का नाम है अंकुर, किसी का नाम है अंकुर, और किसी का नाम है जैनेंद्र। मान लीजिए अगर ये 4 नाम रखे गए हैं, अगर इसमें पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्थान पर यानी सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अंकुर स्टार्ट हुआ है, अ से स्टार्ट हुआ है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे ये ज है तो ज दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ज से स्टार्ट होने वाला नाम। तो ये आपका क्या होता है, वर्णानुक्रम पद्धति होता है, जहाँ पर वर्णों में आने वाले या शब्दों में आने वाले वर्ण के नाम पर जो है हम निर्धारित करते हैं, उसे हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह पद्धति यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। अमनोवैज्ञानिक यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। पहला आपसे पूछ लिया जाएगा कि कई पद्धतियां दे करके उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सी पद्धति अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो ये जो आपकी वर्णानुक्रम पद्धति है, ये पूरी तरह से अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। क्योंकि अगर मान लीजिए आदिकाल का अगर कोई लेखक है, अगर उसका नाम
एकदम अल्फाबेट में अंतिम वर्णों से स्टार्ट हो रहा है, और अगर कोई आधुनिक काल का लेखक है, अगर उसका अल्फाबेट के पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पद्धति के माध्यम से जो इतिहास का लेखन होगा उसको उसमें पहले रख दिया जाएगा। तो अब आप इसका खुद तर्क लगाइए कि जो सबसे बाद में पैदा हुआ है उसको सबसे पहले रख दिया जा रहा है, तो फिर किस तरह से सही रूप से ये इतिहास लिखा जा सकता है। तो इसमें उतनी सत्यता नहीं थी, इसलिए जो है यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति कहलाई। चलिए, दूसरी इसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी है, यह सबसे प्राचीन पद्धति है। यह सबसे प्राचीन पद्धति है। सबसे प्राचीन पद्धति है। यह सबसे प्राचीन पद्धति है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन पद्धति इतिहास लेखन की कौन सी रही है, तो आप बता सकते हैं कि वर्णानुक्रम पद्धति जो है ये इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति रही है। इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है उसको आप समझ लीजिए। यह शब्दकोश, यह शब्दकोश की तरह, यह शब्दकोश की तरह कार्य करता है। यह शब्दकोश की तरह कार्य करता है या शब्दकोश की तरह होता है, कार्य करता है या शब्दकोश की तरह, शब्दकोश की तरह होता है। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि शब्दकोश की पद्धति पर कौन सा इतिहास लेखन की पद्धति कार्य करती है, तो आपको बताना होगा कि वर्णानुक्रम पद्धति जो है वो शब्दकोश की तरह क्या होती है। जिस तरह से डायरी में यानी शब्दकोश में वर्णों को क्रम से लगाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे किसी भी लेखक या कवि का अगर नाम का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर जो भी है, जिस व्यवस्थित क्रम में आ रहा है वर्णों के व्यवस्थित क्रम में, उसी के अनुसार उसको रखा जाएगा। तो यह बहुत मानक पद्धति नहीं रही है। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे वर्णानुक्रम पद्धति के, तो इससे संबंधित कुछ बातों को हम समझते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। अब इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पद्धति में इतिहास लिखने वाले कौन कौन से इतिहासकार रहे हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति में आप देख लीजिए, गारसा द तासी सबसे महत्वपूर्ण यह है। गारसा द तासी, गारसा द तासी, गारसा द तासी ने जो अपनी पुस्तक लिखा है इतिहास से संबंधित, वह जो है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। दूसरे इससे संबंधित जो आचार्य हैं या जो इतिहासकार हैं वो कौन हैं? शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। अब यहाँ से सीधे सीधे यह प्रश्न बनता है मित्रों, पूछ लेता है कि वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास लिखने वाले लेखक कौन हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास लिखने वाले लेखक ये आपके गारसा द तासी जी हैं और शिव सिंह सेंगर जी हैं। अगर यहाँ से आपको ये बात समझ में आती है तो फिर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लेते हैं कि ये गारसा द तासी जो हैं वो कौन सी पुस्तक लिखे हैं इतिहास से संबंधित, और शिव सिंह सेंगर ने इतिहास से संबंधित कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो गारसा द तासी के बारे में अगर कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं तो गारसा द तासी सबसे पहले तो ये फ्रांस के विद्वान थे। कहाँ के थे? फ्रांस, फ्रांस के विद्वान थे। इन्हें हम फ्रेंच इतिहासकार कह सकते हैं। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, तो इन्हें हम फ्रेंच इतिहासकार कह सकते हैं।
और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, इनके द्वारा पुस्तक इस्तवार दला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इस्तवार दला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। गारसा दत्तासी ने जो अपनी पुस्तक लिखा है इतिहास की वर्णानुक्रम पद्धति में, वो कौन सी पुस्तक लिखा है? इस्तवार दला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, ये पुस्तक इन्होंने लिखा है। इस पुस्तक को इन्होंने 2 भागों में प्रकाशित कराया था। इस पुस्तक को इन्होंने 2 संस्करणों में प्रकाशित कराया था। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि गारसा दत्तासी की पुस्तक ये कितने संस्करण में प्रकाशित हुई, तो 2 संस्करण में, 2 संस्करण में प्रकाशित हुई, 2 संस्करण में प्रकाशित हुई। इनकी पुस्तक कितने संस्करण में प्रकाशित हुई? 2 संस्करण में प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण के भी 2 भाग थे। जैसे अब ये हो गया आपका प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण इसके भी क्या थे? 2 भाग थे, ठीक है। पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था, 1839 ईस्वी में हुआ था, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। ये पहले भाग का प्रकाशन, प्रथम संस्करण के पहले भाग का प्रकाशन है, और ये प्रथम संस्करण के दूसरे भाग का प्रकाशन है। और द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 3 भागों में हुआ। प्रथम भाग 1870 में, दूसरा भी भाग जो है 1870 में, और तीसरा भाग 1871 में ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे ये बातें आप इसको समझ लीजिए। जब हम इतिहास लेखन की पद्धतियों के आगे बढ़ेंगे तो हम इनकी एक बार फिर से चर्चा करेंगे। इस बात को आप समझते रहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि वर्णानुक्रम पद्धति में जो लेखक हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो गारसा दत्तासी हैं, दूसरा शिव सिंह सेंगर जी हैं। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित आचार्य ये लेखक हैं, इतिहासकार हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद गारसा दत्तासी ने पुस्तक कौन सा लिखा? उन्होंने लिखा इस्तवार दला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखा। अब यहाँ से पूछा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह पुस्तक कितने संस्करणों में प्रकाशित हुई? यह पुस्तक 2 संस्करण में प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण का पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, और द्वितीय संस्करण का पहला भाग 1870 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1870 में, और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। ये टीजीटी की परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है कि इसका दूसरा संस्करण का प्रकाशित हुआ, तो दूसरा संस्करण 1877 में प्रकाशित हुआ। टीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको महत्वपूर्ण ढंग से समझते रहें। हो गया? चलिए, अब शिव सिंह सेंगर की हम बात कर लेते हैं। शिव सिंह सेंगर की हम बात कर लेते हैं। शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पुस्तक लिखा? जो दूसरे वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित इतिहासकार हैं,
वो हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित है। ये वर्णानुक्रम इतिहास लेखन की जो हमारी पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, उससे ये संबंधित है। तो अब इनके बारे में क्या पूछा जा सकता है, इनको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इनकी जो पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। ठीक है। प्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ था। प्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ। 78 ईस्वी में हुआ। लेकिन किसी त्रुटि के कारण इसका दूसरी बार प्रकाशन इसका दूसरी बार प्रकाशन 1883 ईस्वी में कराया गया। यही 1883 का ही प्रकाशन जो है वास्तविक प्रकाशन माना जाता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हम जो चर्चा कर रहे थे, हम किस बात को लेकर के चर्चा स्टार्ट किए थे। हमने कहा वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित कौन से इतिहासकार हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गावसा दत्तासी हैं, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा है, आप देख लीजिए यहाँ से, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखा। इसके 2 संस्करण हैं, 2 संस्करणों में इसको प्रकाशित कराया गया। प्रथम संस्करण 1839 में प्रकाशित कराया गया। प्रथम संस्करण का भाग 1 1839 में, प्रथम संस्करण का भाग 2 1847 में प्रकाशित कराया गया, और द्वितीय संस्करण का भाग 1 1870 में, और द्वितीय भाग 1870 में, और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित कराया गया। अगर आपसे यह सवाल पूछ ही लिया जाए कि द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ, तो द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ है, 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। फिर आपने देखा शिव सिंह सेंगर वर्णानुक्रम पद्धति से भी ये संबंधित थे। पुस्तक इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किसी त्रुटि के कारण इसका दूसरी बार प्रकाशन करना पड़ गया, और वो 1883 में प्रकाशन कराया गया, और यही इसका वास्तविक प्रकाशन होता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब रहा है, तो आप बताएंगे शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में रहा है। तो ये हमने एक पद्धति की बात किया, वर्णानुक्रम पद्धति। अब आते हैं हम दूसरी पद्धति के बारे में देख लेते हैं। कालानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति है हमारी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति से संबंधित कौन कौन से हैं, इसको जरा सा हम समझ लेते हैं। कालानुक्रम पद्धति होती क्या है, इस बात को हम समझ लेते हैं। कालानुक्रम पद्धति का मतलब होता है जिस काल में
जिस कवि का जन्म हुआ उसको हम उसी काल में रखेंगे। जिस काल में जिस कवि का जिस कवि या लेखक का जन्म हुआ, जन्म के आधार पर उसका हम जन्म के आधार पर उसके काल का निर्धारण करेंगे। उसके काल का निर्धारण करते हैं। जिस काल में जिस कवि या लेखक का जन्म हुआ, जन्म के आधार पर उसके काल का निर्धारण करते हैं, वह आपकी कालानुक्रम पद्धति कही जाती है। वहाँ पे कौन सी पद्धति होती है? कालानुक्रम पद्धति होती है। ये भी महत्वपूर्ण पद्धति है, इसको भी थोड़ा सा आप लिखते चलिए। हो गया? चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इस पद्धति से जो संबंधित इतिहासकार हैं, संबंधित इतिहासकार ठीक है। संबंधित इतिहासकार कौन कौन से हैं? कालानुक्रम पद्धति, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ग्रियर्सन और मिश्रबंधु, ग्रियर्सन और मिश्रबंधु, ग्रियर्सन और मिश्रबंधु। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कालानुक्रम पद्धति से संबंधित इतिहासकार कौन है? तो यहाँ पे इतिहासकार आपके ग्रियर्सन और मिश्रबंधु ने भी जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा वो कालानुक्रम पद्धति में लिखा है। मिश्रबंधुओं ने अपना जो है इतिहास ग्रंथ लिखा, किस क्रम में लिखा है? कालानुक्रम पद्धति में लिखा हुआ है। जन्म के आधार पर लेखकों का निर्धारण किया जाता है। इसमें जन्म के आधार पर लेखकों का निर्धारण किया जाता है कि वह किस काल के लेखक हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। ये तीसरी बात हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात हम यहाँ से समझेंगे वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति से कौन जुड़ा हुआ है इसको हम समझते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से गणपत चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त वैज्ञानिक पद्धति से जुड़े हुए हैं। इनका इतिहास ग्रंथ जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया है। इनका इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया है। अब इसकी थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिए। प्रवृत्तियों का विश्लेषण, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना। प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा
तथा भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक पद्धति का तथा युगीन परिस्थितियों को भी शामिल करते हुए यह पद्धति निर्धारित की जाती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि वैज्ञानिक पद्धति में जो है वैज्ञानिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई सामान्य त्रुटि नहीं होनी चाहिए और उससे पूरी चीज़ें कन्फर्म हो जाएं कि क्या किस आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है, उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहेंगे। प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखकर तथा युगीन परिस्थितियों को भी शामिल करते हुए यह पद्धति निर्धारित की जाती है। अर्थात इन सब चीज़ों का ध्यान में रख करके अगर इतिहास का ग्रंथ लिखा जा रहा है तो वह वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक पद्धति, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, जो इन्होंने लिखा है गणपत गुप्त ने, वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा हुआ है। अब इनसे जुड़ी हम बातों को समझ लेते हैं कि इनसे जुड़े इनके इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। हो गया, आगे बढ़िए। इनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनके पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है 2 भागों में हुआ था। प्रकाशन इसका कितने भाग में हुआ था? 2 भाग में हुआ था। भाग 1 का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था और भाग 2 का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं।
गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा जो है साल भद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है और आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल का नाम दिया गया है। तो ये सब भी बातें हम आगे चल करके समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कौन कौन सी पद्धति की बात कर लिया है। पहला वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति की बात कर लिया और इसमें शामिल कौन कौन से हैं। वगासी, इसका ट्रिक है वगासी। ये लिखा तो सही नहीं है मैंने, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपको अच्छा होगा कि वह से वर्णानुक्रम, ग से गार्सादतासी, ग से गार्सादतासी और सी से यानी शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दूसरा मैंने कालानुक्रम पद्धति देखा, कालानुक्रम पद्धति देखा। इस कालानुक्रम पद्धति के अंतर्गत हम याद कर सकते हैं कामिर्गी, ठीक है ना। कामिर्गी का से हो जाएगा आपका कालानुक्रम पद्धति, मी से हो जाएगा मिश्र बंधु और गी से हो जाएगा ग्रियर्सन। तो इससे संबंधित कौन कौन से हैं। कालानुक्रम से संबंधित मिश्र बंधु और ग्रियर्सन, वर्णानुक्रम से संबंधित गार्सादतासी और शिव सेंगर, और हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है यानी वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित जो है उससे कौन संबंधित है। गणपत चंद्र गुप्त संबंधित है और इनके बारे में डिटेल हम यहाँ पे चर्चा करते हुए आगे चल रहे हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पद्धति जो आती है वो चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। इससे संबंधित कौन कौन से हैं। इससे संबंधित तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जो पूछे जाते हैं वो हैं पहले आपके तेन हैं, ठीक है। और जो भारतीय इतिहासकार हैं हमारे उसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है विधेयवादी पद्धति से संबंध रखते हैं। सीधा पूछा जा सकता है कि विधेयवादी पद्धति में 4 आचार्यों का नाम दे देगा या 4 लेखों के नाम दे देगा, पूछेगा कि विधेयवादी पद्धति से निम्न में से संबंधित है या नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब विधेयवादी पद्धति क्या होती है इस बात को हम जरा सा समझ लेते हैं। विधेयवादी पद्धति को हम लोग देख लेते हैं। तो विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, पहले हम जनक के बारे में समझ लेते हैं। जनक इसके कौन है, तेन है। जनक क्या है, कौन है, तेन है। और इस पर 3 बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है, जाति, वातावरण और क्षण। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है जाति, वातावरण और क्षण, 3 बातों का विशेष यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसमें रचनाकारों का परिचय कालक्रम पद्धति में, इसमें रचनाकारों का परिचय कालक्रम पद्धति में दिया जाता है, क्योंकि कालक्रम पद्धति जो है वर्णानुक्रम पद्धति से अपेक्षाकृत
ठीक थी और ठीक नहीं, कालक्रम के अनुसार ही रखना भी चाहिए। किसी भी पद्धति में अगर आप रख रहे हैं तो कालक्रम के अनुसार रखिए, वो ज़्यादा मानक आपका माना जाएगा। तो इसमें कालक्रम के अनुसार रखा गया था। उसके बाद इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण, प्रवृत्तियों का विश्लेषण, प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया था। इसकी सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखा गया था। सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखा गया था। तुलनात्मक दृष्टि इसमें लागू की गई थी। यह तुलनात्मक दृष्टि का भी ध्यान रखा गया था। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण पद्धतियों के बारे में हमने देखा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, आप भी देख लीजिए, 1 मिनट लगेगा। देखिए, आज हमारी क्लास संख्या 2 है। क्लास संख्या 2 है हिंदी साहित्य के इतिहास, नेट JRF TGT PGT LT ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की उपयोगी क्लास है। सौम्या अकादमी यूट्यूब चैनल है, इस पर जाकर के आप इसको विधिवत तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इतिहास लेखन की पद्धतियों की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। उसमें पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति, यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। यह सबसे प्राचीन पद्धति है। यह शब्दकोश की तरह कार्य करता है, यह शब्दकोश की तरह होता है। तो यहाँ से जितने भी टॉपिक लिखाए गए हैं सब महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद फिर मैंने वर्णानुक्रम पद्धति की ही बात को चर्चा करते हुए आगे कहा, इससे संबंधित जो आचार्य हैं, 2 लेखक हैं, एक गारसा दत्तासी और एक शिव सिंह सेंगर। गारसा दत्तासी के बारे में बताते हुए कहा, फ्रांस के ये विद्वान थे। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी पुस्तक का नाम था और इसका प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ था। प्रथम संस्करण का प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1839 में और प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1847 में हुआ था और द्वितीय संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था पहले भाग का 1870 में, दूसरे भाग का 1870 में और तीसरे भाग का 1871 में प्रकाशन हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, उसी से संबंधित वर्णानुक्रम से संबंधित दूसरे आचार्य थे हमारे शिव सिंह सेंगर। इनकी पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज था। प्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ था, किन्हीं कारणों से कुछ त्रुटि हो गई थी। दूसरी बार इसका प्रकाशन 1883 में कराया गया था। इसी को वास्तविक प्रकाशन के नाम से भी बोल सकते हैं। फिर कालानुक्रम पद्धति दूसरी पद्धति है, जिसमें जन्म के आधार पर लेखकों का समय निर्धारित किया जाता है और इससे संबंधित 2 आचार्य थे, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। फिर वैज्ञानिक पद्धति की बात हमने किया और इससे संबंधित आचार्य हैं हमारे इतिहासकार हैं गणपत चंद्र गुप्त। प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखकर युगीन परिस्थितियों को भी शामिल करते हुए यह पद्धति निर्धारित की जाती है या इस पद्धति में लिखा जाता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की पुस्तक का नाम था और इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। पहले भाग का प्रकाशन 1864 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1865 में। यहाँ सबसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर वर्णानुक्रम पद्धति की बात करेंगे तो वह गासी यानी गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर यहाँ पे हैं वर्णानुक्रम पद्धति में, और कालानुक्रम पद्धति में कामिर्गी यानी कि आपका कालानुक्रम पद्धति, मिश्र बंधु और ये आपका ग्रियर्सन। फिर उसके बाद हमने बात किया था विधेयवादी पद्धति, जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। इसका जो जनक है इसके वो टेन है और भारत में इसको इस पद्धति को लागू करने वाले या हमारे साहित्य में लागू करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें 3 बातों का ध्यान विशेष रखा जाता है, जाति, वातावरण और क्षण। इसमें क्या है ये, इसमें रचनाकारों का परिचय कालक्रम में दिया गया है, प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है, सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखा जाता है और तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसका ध्यान रखा जाता है। तो आज हमने देखा इतिहास लेखन की पद्धतियां। इसमें बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, जैसे 1-2 पद्धति का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, समाजशास्त्री पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, बहुत सारी पद्धतियां हैं, उसको आप लिख सकते हैं। तो आलोचनात्मक पद्धति से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उससे संबंधित जो आलोचनात्मक पद्धति में इतिहास लिखने वाले जो हमारे इतिहासकार हैं वो रामकुमार वर्मा हैं।
आलोचनात्मक पद्धति में जो लिखा जाएगा, ये 5वां नंबर डाल लीजिए। वो कौन है? रामकुमार वर्मा। संपूर्ण क्लास आपके हिंदी साहित्य, इतिहास, व्याकरण, काव्य शास्त्र और जितनी भी चीजें नेट 11 असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी स्पेशल रचनाएं, सारा आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस क्लास को आप क्रम वाइज देखते रहिए। कल मैंने पहली क्लास पढ़ा था, आज दूसरी क्लास पढ़ा है, कल तीसरी क्लास होगी। इस तरह से लगातार लगभग 450 क्लासें होंगी। तो 450 क्लासों में आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा और किसी भी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है उसके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।